नमस्कार, डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। आज से ठीक 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, या यूं कहिए गिरा दी गई थी। और कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। घर के ही चिराग से घर जल गया था। बहुत दुखती रग है कांग्रेस की, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस शायद सुधरना नहीं चाह रही है। अभी भी वही अंतर्कलह है, अभी भी वही गुटबाजी है। और इस तख्ता पलट के 2 साल के बाद भी कांग्रेस में कोई परिवर्तन आया हो या कांग्रेस ने कुछ सीखा हो, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन इन 2 सालों में भाजपा में क्या परिवर्तन आया है और सिंधिया के भाजपा में आने के बाद भाजपा किस तरह से बदली है, या सिंधिया ने अपने आप को किस तरह से भाजपा में ढाला है, ये भी एक चर्चा का विषय है। कांग्रेस के तख्ता पलट के 2 साल पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अमीनुल खान सूरी और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर सूरी, मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा सबसे शुरुआत में कि इन 2 सालों में कभी कोई आपको पछतावा होता है, कभी कोई रिग्रेट होता है, कभी कोई आप आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मविचारी कर पाए हों कि काश हमने सिंधिया जी को संभाल लिया होता? प्रतीक जी, सिंधिया जी को लेके तो नहीं लगता है, पर प्रदेश की जनता के लिए लगता है कि जिस तरह के कुशासन के बाद में कांग्रेस की सरकार आई थी प्रदेश में, और जो वादे किए थे उनको हम धरातल पे लाने के लिए जनता के लिए जो कार्य कर रहे थे, जो मध्य प्रदेश के लिए कमलनाथ जी कार्य कर रहे थे, मध्य प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रहे थे, मध्य प्रदेश फिर पीछे हो गया। इस बात का पछतावा होता है कि मेरा प्रदेश फिर अंधकार की ओर जा रहा है। सिंधिया जी के जाने से ही तो ये सब हुआ ना। सिंधिया जी के जाने से कॉज क्या था, कारण क्या था? मूल सिंधिया जी का जाना, उनके 22 समर्थकों का जाना, वो नहीं संभाल पाए ना। घर, मैं कहा ना, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। कहीं ना कहीं सिंधिया जी की जो अति महत्वाकांक्षा थी वो उसका कारण था। जिन मुद्दों को लेके सिंधिया जी गए कि सड़क पे आऊंगा जनता के मुद्दों को लेके, उन्होंने जिन अतिथि शिक्षकों और जिनके मुद्दों को लेके कमलनाथ जी को कहा था, मीडिया पे चला, आज भी उन शिक्षकों का बेहाली देखता हूँ तो दर्द होता है। जिस किसान कर्ज माफी पे प्रश्न चिन्ह उठा के सिंधिया जी गए, आज तक वहीं के वहीं जहाँ कमलनाथ जी रोक के गए थे कर्ज माफी जो 27,000 करोड़ की हुई थी, जब वहीं उसे रुका देखता हूँ और उन किसानों को फिर बेहाली में देखता हूँ तो कष्ट होता है। पर एक गर्व भी होता है कि हम लोग जो उस समय कांग्रेस सत्ता की लोलुपता को देख के पार्टी छोड़ के जो लोग गए और जो इधर खड़े आज भी विचारधारा के साथ, उन लोगों को देख के गर्व होता है कि उन्होंने सत्ता को न अपनाते हुए विचारधारा को अपनाया। दिव्या जी, कांग्रेस हमेशा कहती है, सूरी साहब ने थोड़ी सी नम्रता रख ली, ये नहीं कहा, लेकिन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कहते हैं कि साहब आपने डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया, आपने गवर्नमेंट हाईजेक कर ली, आपने लोकतंत्र की हत्या की है, आपने पीठ में छुरा घोंपा है, और सत्ता के लिए आप किसी भी सूरत तक जा सकते हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी और थे जिन्होंने एक सांसद नहीं खरीदना है, उन्होंने कहा कि मैं चिमटे से भी खरीद फरोख्त नहीं करूंगा। और ये भाजपा, मोदी की भाजपा है, अमित शाह की भाजपा है, ये एन कैन प्रकार सत्ता में आना चाहती। क्या सच है? प्रतीक जी, क्या होता है कि जब आपसे अपना घर नहीं संभलता, जब आपसे अपना गढ़ नहीं संभलता, जब आपसे अपने शीर्ष नेता नहीं संभलते, और आप देख ही रहे कि क्या गर्त में जाने वाली कांग्रेस की क्या स्थिति परिस्थिति होती चली जा रही है। आपने ठीक कहा कि उसके बावजूद भी वो लेसन लर्नड ऐसा नहीं कहीं करना चाहते। सत्ता में बने रहने का क्या कांग्रेस को शौक नहीं था? क्या सत्ता में बने रहने के लिए झूठे वादे नहीं करे गए थे? क्या सत्ता में बने रहने के लिए लोक लुभावन वादे नहीं करे गए थे? क्या माइक से पकड़ के राहुल गांधी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस गिनती गिनिएगा और किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, इस तरह के क्या वादे नहीं करे थे? जो उनको भी पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस तरह के अनेकों वादे, झूठे वादे जो राहुल गांधी जी ने करे थे, वो पूरे नहीं हो पा सकते थे। पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस गुटबाजी में बहुत पहले से थी, अभी भी है, वो उससे उभर नहीं पा रही है। 2 मेन पावर सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, एक दिग्विजय सिंह, एक कमलनाथ। दोनों पिताओं को अपना पुत्र मोह है जो उनको ले डूब रहा है, उसके बावजूद उनकी गुटबाजी खत्म नहीं होने में आ रही। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो गुटबाजी को अभी भी नहीं समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस के डूबने का बहुत बड़ा कारण है मध्य प्रदेश में, और अपनी ईगो सिस्टम में से बाहर नहीं आना। और हम रोज इसके उदाहरण देखते हैं, रोज
कोई पहली बार नहीं है। कभी उनके किसी बेटे को लेकर मुझे मंत्री पद बनाने के लिए लड़ाई हो जाती है, और शायद इसी सारे के सारे कुतंत्र को लेकर ज्योतिरादित्य जी जो जिस काबिल नेता हैं, देखिए काबिल नेता वो जब कांग्रेस में थे तब भी थे। आप अगर ध्यान करें, आप तब कहते नहीं थे आप लोग, देखिए उसमें कहना और नहीं कहना, देखिए एक विपक्षी अच्छा नेता होना भी एक बहुत बड़ी बात है आज के प्रजातंत्र के लिए। मैं ये मानती हूँ कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए एक स्वस्थ विपक्ष का होना अति आवश्यक है, और विपक्ष के इस तरह के नेता होना। नहीं तो ये G23 नेता आज क्यों इकट्ठा हो गए, नहीं तो वो क्यों इतनी चिंता करने में लगे हुए। देखिए ये अगर ये समय है कांग्रेस के आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने का, यदि उन्होंने नहीं करा तो ये उनका विषय है, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। लेकिन ये तय बात है कि अगर अब नहीं करा तो ऑल और नन फिनोमिना है कि या तो होगा या बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं आप पूरे के पूरे परिदृश्य से गायब होने के कगार पर खड़े हुए हैं। सूर्य साहब आप जवाब दे देना मैडम गुप्ता का, उन्होंने कहा है आप बिल्कुल जवाब दीजिए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल ये है कि चेहरा तो सामने तो आ रहा है कि सिंधिया जी चले गए इसलिए सरकार गिर गई, लेकिन पर्दे के पीछे के लिए कौन जिम्मेदार है, वो किसके कारण सिंधिया जी गए। कमलनाथ के बारे में तो कहा जाता है कि बड़े संयोजन वाले आदमी हैं, सबको तालमेल साथ लेकर चलते हैं, विपक्ष के सारे नेता उनके दोस्त हैं, विपक्ष तक को पूरा साथ लेकर चलते हैं, उनका अजात शत्रु है, उनका तो कोई दुश्मन ही नहीं है। तो फिर सिंधिया को असली परेशानी क्यों थी, सिंधिया का असली पेट किस वजह से दुखता था, कुछ आप इस पर प्रकाश डाल पाए। मैं आपके सवाल का बिल्कुल पूरा जवाब दूंगा। पहले मैं दिव्या जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस में अंतर्कलह सिंधिया जी थे, गुटबाजी थी, तब तक मैं मान सकता हूँ। आज तो सरकार चली गई, 2 साल हो गए, सही बात कहने में पीछे हटना नहीं चाहिए, पर आज कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी है, परसों भूरिया ने और पटेल ने एक दूसरे को मारा। सूर्य जी उसके पहले आपको पता होगा कि दिग्विजय सिंह जी धरने पे जाते हैं जब उनको अपने अध्यक्ष को इन्फॉर्म नहीं करना होता। आपका एक नेताजी बजट सत्र के पहले, अगर ऐसे छोटे-छोटे उदाहरणों पे आऊं, तो मैं केपी यादव पे भी आऊंगा, मैं कुसुम मेहदले के रोज ट्वीट पे भी आऊंगा, अजय बिश्नोई पे भी आऊंगा, नारायण त्रिपाठी पे भी आऊंगा, मैं उमा भारती पे भी आऊंगा, मैं उसके बाद में जयभान सिंह पवैया पे भी आऊंगा। आपके पास ना संगठन है, ना पार्टी है, ना आप शीर्ष नेता करने की बात नहीं, आप क्या गुटबाजी है, ये तो अभी परसों तो झाबुआ मालूम पड़ा अपन को। शीर्ष स्तर पे आज अगर कहीं निचले स्तर पे महेश पटेल जी और कांतिलाल जी में कुछ विवाद है, कोई स्थिति उस पे, ताकि वो नेता पर पत्थरबाजी कर दे, उनकी गाड़ी फोड़ दे, उसी चीज का डिसिप्लिनरी एक्शन तत्काल हुआ, उसी पे हुआ तत्काल डिसिप्लिन एक्शन, 6 साल के लिए निष्कासित करने का काम हुआ। भारतीय जनता सड़क पर ले आते अपनी लड़ाई, आपकी तो ट्वीट पे रोज चल रही है, रोज ट्विटर पे लड़ रहे हैं। मैंने आपके सामने 10 नेता गिना दिए और मैं सोचा तो स्वीकार कर रहा हूँ और उस पर हमने एक्शन लिया। ये तो उन्होंने मान लिया कि हमारे सिंधिया जी थे तब तक गुटबाजी थी, अब नहीं है। अब कांग्रेस में कोई गुटबाजी है, एक तरफ है शिवराज भाजपा, जीतू पटवारी बजट सत्र के पहले अपने कमरे में बैठ के ट्वीट करते हैं, अपने अध्यक्ष को इन्फॉर्म नहीं करते। ट्वीट से गुटबाजी का क्या लेना देना? उन्होंने साफ सामने बोला कमलनाथ जी मेरे नेतृत्व में, गवर्नर का अभिभाषण सुनने के लिए हमको नहीं सुनना है। अरे आपके जैसे गवर्नमेंट के सामने आके गवर्नर जब अभिभाषण दे रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी सामने आवाज लगा रहे, तब वो संसदीय परंपराओं का उल्लंघन नहीं था। शिवराज सिंह चौहान बगल में बैठे हुए थे, विषय से अपन भटक रहे हैं। मैं विषयांतर आप दोनों से निवेदन करूंगा, विषयांतर ना हो। मेरा निवेदन यही है कि क्या सिंधिया जी के अलावा भी और फैक्टर थे जो सरकार की बात का जवाब दे रहा था। सिंधिया जी का तो मैं पूरा जवाब आपको दूंगा कि सिंधिया जी क्यों गए, क्या कारण रहा सिंधिया जी के जाने का, सिंधिया जी को किस तरह। आप देखिए, पहले मैं आपका जवाब दे देता हूं, गुटबाजी पे बात पे आता हूं। सिंधिया जी बड़े महाराज की मृत्यु उपरांत उपचुनाव लड़के गुना से सांसद बनते हैं। 2018 तक में सिंधिया जी का 18 साल का लगभग राजनीतिक जीवन होता है। उस राजनीतिक जीवन में सिंधिया जी लगभग 17 साल सांसद रहते हैं। 6 महीने का ये जो पीरियड है 2019 में, और 6 महीने का बड़े महाराज के उसका 1 साल के छोटे, 17 साल कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाया। 15 साल सिंधिया जी, जिसमें 5 साल की सरकार रही, उसमें मंत्री रहते हैं, कांग्रेस के विभिन्न पदों पे रहते हैं, राष्ट्रीय महासचिव के पद पे आते हैं। तो संभाल क्यों नहीं पाए आप? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि सिंधिया जी चुनाव हारते हैं। अगर इतने ही काबिल थे और इतने ही कैपेबल थे तो फिर आप संभाल क्यों नहीं पाए? तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सब कुछ दिया, सब कुछ दे दिया, वो आदमी फिर भी उसने विश्वासघात कर दिया। मैं आपको बताती हूँ, मैं प्रतीक जी मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने जिस दिन ये बात उठाई
और उनको जिस दिन ये अपमानित महसूस करा गया, तो ना सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने उनका अपमान करा, सबसे बड़ी आहत और सबसे बड़ी चोट उनको उस समय लगी जब केंद्र में जो राहुल गांधी, जिनको वो संसद में रोज प्रोटेक्ट करा करते थे, न राहुल गांधी न सोनिया जी उस समय आके उनके लिए खड़ी हुई, न उन्होंने आवाज उठाई, वहां उनको सबसे ज्यादा आहत हुआ, वहां उनको सबसे ज्यादा चोट लगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप कमलनाथ जी और आप दिग्विजय सिंह सड़क पे उतरने की बात कही थी, किस मुद्दों के लिए कहा था? 2 साल में वो मुद्दे कहाँ हैं? वो जिनके लिए उतरने की बात कही गई थी वो मुद्दे का सत्ता की लोलुपता थी, सत्ता पैसे के लेन देन हुए विधायकों को लेके। दिव्या जी ने पॉइंट उठाया है डॉक्टर सूरी की राहुल जी उनको बुला लेते, दोस्त थे राहुल जी के वो, और राहुल जी ने बाद में कहा भी कि सिंधिया तो डायरेक्ट मेरे बेडरूम में आ सकते, तो राहुल जी ने बुलाकर क्यों नहीं पूछा कि तुम्हारी तकलीफ क्या है? मैं वही जानना चाह रहा था कि इसके पीछे जिम्मेदार राहुल गांधी है या सिंधिया जिम्मेदार है? सिंधिया खुद जिम्मेदार है, राहुल जी ने स्पष्ट कहा। उन्होंने 3 बार जाके उनसे समय मांगा, अब डिबेट नहीं हो पाएगी जिस तरह का इंटरप्शन हुआ। मैं पूरी तरह से सम्मान के साथ बीच में कहीं बोल नहीं रहा हूं। मैं आपकी बात सुन लेता हूं, चलिए हाँ आपकी बात सुन लेते हैं पूरी। सिंधिया जी पूरी तरह से जिम्मेदार है। राहुल जी ने पहले भी स्पष्ट कहा था कि मेरे घर में अगर 2-3 लोगों की बिना किसी अपॉइंटमेंट से भी एंट्री है तो उसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया एक व्यक्ति थे। अगर उनको कुछ पीड़ा थी तो वहां पे जाके चर्चा की जा सकती थी। बुलाते क्यों नहीं है? क्यों बुलाए? जब व्यक्ति ने चर्चा ही नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के साथ में सेटिंग कर ली, अपने विधायकों को लेकर बेंगलोर जाके बैठ गए, अपने आप को गिरवी रख दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने। अगर मुझे मालूम पड़ जाए मेरा भाई छोड़ के जा रहा है, मैं कह तो सकता हूँ कि एक बार आके बैठ जा, बात कर लेते हैं। हो सकता है निश्चित तौर पे क्या बात करने का प्रयास किया हो, क्या बातें रही हो, ये दोनों के बहुत व्यक्तिगत संबंध है, पर जब अपने आप को विचारधारा कोई बेच के रख दिया किसी व्यक्ति ने। ऑन रिकॉर्ड है कि ज्योतिरादित्य जी ने कम से कम 3 बार अपॉइंटमेंट मांगी, अपॉइंटमेंट चाही, उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई, उनको बार-बार उन्होंने दरवाजा खटखटाया। राहुल गांधी जी स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट तक की आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को ऑन रिकॉर्ड कौन सा ऑन रिकॉर्ड है, स्पष्ट बताएं कौन सा ऑन रिकॉर्ड है? हमको तो जानकारी नहीं है कौन सा ऑन रिकॉर्ड है, बताएं आप। चलिए सिंधिया जी, राहुल जी, दिग्विजय सिंह सबको मान लीजिए, मगर ये बात जरूरी नहीं है कि आपने भी आपकी तरफ से भी डील की गई, आपकी तरफ से भी लालच दिया गया, सिंधिया जी को बाद में मंत्री बनाया गया, उसी वक्त राज्यसभा में भेजा गया, पहले सारे उनके जितने जीत के सबको मंत्री बना दिया, जो हार जिनको इस्तीफा देना पड़ा उनको भी मंत्री बना दिया, जो हार गए उनको भी मंत्री पद दे दिया, और जो लोग ये कहते हैं तथाकथित तौर पे कि कुछ लेन देन भी हुआ, तो ये क्या विशुद्ध व्यावसायिक सौदा नहीं था? प्रतीक जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक दूध का जला, मतलब इन लोगों के लिए जो तो स्पेशली अंगूर खट्टे, दूध का जला तो नहीं, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि आपके पास वो सब नहीं आया, इसलिए आपके पास कहने का बहाना था। आपसे अपना घर नहीं संभल रहा है, आपसे अपने लोग नहीं संभल रहे, आपसे अपने इतने बड़े नेता नहीं संभल रहे। आप क्या ऐसी तलवार है जो एक म्यान में नहीं डल सकती? आप संभाल के नहीं रख सकते हैं, आप उन लोगों को सम्मान नहीं दे सकते हैं? इतना कितना आपका ईगो बड़ा है, या कि आप अपनी सरकार को दांव पे लगा सकते हैं क्योंकि आपको अपना ईगो, अपने बेटे का इतना लोभ है। मैं फिर मैं एक सेकंड कहती हूँ, मैं बार बार उस बात को कोट करती हूँ, क्षमा करिएगा अगर मैंने कहीं किसी को आहत करा हो। धृतराष्ट्र एक्चुअली अंधे नहीं थे, वो अपने पुत्र मोह में अंधे थे। ये जो अंधता है, ये अंधता हर पिता के लिए दुख का कारण बनती है, जो ये दोनों पिताओं के लिए दुख का कारण बनी है। ये सिर्फ मैं ये बात कहना चाहती हूँ। मेरा मूल सवाल ये है कि आपके जो उनके उपचुनाव हुए उसमें जो लोग हार गए, गिरिराज दंडोतिया हार गए, वो डबरा वाली जो इमरती देवी थी वो हार गई, उसके बाद भी आप उन सबको कैबिनेट मंत्री बना रहे हो, दर्जा दे रहे हो, ये सौदेबाजी नहीं है? नहीं, सौदेबाजी बिल्कुल नहीं, ये सम्मान है। ये सम्मान इसलिए है कि जो व्यक्ति अपना घर द्वार छोड़कर आया हो, क्या उसको सम्मान देने में दिक्कत है? क्या उसको सम्मान नहीं देना चाहिए? सम्मान नहीं, ये एहसान उतारना कि आपकी वजह से हमारी तो सरकार बनी है। केपी यादव को क्यों नहीं है, जिसने सिंधिया को हराया? वो जेपी नड्डा को लेटर लिख के दे रहा है कि बीजेपी सरकार के मंत्री मुझे उनके लेटर की चर्चा कर रहा हूँ। आपने सांसद बना दिया, हो गया, उसको बुलाया नहीं जा रहा है। गुना शिवपुरी के कार्यक्रम में लेटर मीडिया को जारी कर रहा है केपी यादव। वो सम्मान केपी यादव को क्यों नहीं है? वो भी कांग्रेस से निकल के गया, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, सिंधिया को चुनाव हराया, उसको इस तरह से उत्पीड़ित क्यों किया जा रहा है? सिंधिया सम्मानित, इमरती देवी सम्मानित, केपी यादव क्यों नहीं सम्मानित? अगर कांग्रेस की विचारधारा के साथ वापस आते हैं तो बिल्कुल स्वागत है। दिव्या जी आएंगी, दिव्या जी का भी स्वागत करूंगा मैं तो। धन्यवाद। नहीं प्रतीक जी, मैं सिर्फ केपी यादव सर एक सेकंड, केपी यादव जी हमारी प्रवक्ता मंडली में है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम सब प्रवक्ता मंडलियों की रोज सुबह, जितने हम लोग हैं उनकी रोज सुबह 10 बजे एक ऑनलाइन बैठक होती है।
केपी यादव जी अगर संसद में नहीं है तो हमारे साथ रोज बैठक में सम्मिलित होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड आपको बता रही हूँ। तो एक बात तो ये उनके लेटर पे सर टिप्पणी मैं बात कर रही हूँ, वही बात कर रही हूँ। उनको वो जो जिस सम्मान के वो हकदार है वो सम्मान अभी भी उनका है। उनकी जो भी कुछ छोटी मोटी उनकी वो तकलीफ थी, वो तकलीफ सॉर्ट आउट हो गई। उस तकलीफ का कोई छोटी मोटी 2 पेज का लेटर लिखा, उन्होंने लिखा है कि उनको बुलाया नहीं। मैं तो लेटर के शब्द पढ़ के सुना दूं आपको आपके पास कि भी लेटर उन्होंने होगा, लिखा मेरे है। पास भी लेटर है, इसलिए कोई बात नहीं। लेटर लिखना प्रजातंत्र के लिए एक बिल्कुल, अच्छा विषय अच्छी बात है। तो अच्छा है, वो लेटर हो गया, लेटर का निदान भी हो गया। उस बात का जो भी उनकी अब बुलाने लगे उनको, अब सम्मान मिलने लगा। पूरी तरह सम्मानित सदस्य कभी भी असम्मानित कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री बुला नहीं रहे, वो लिख रहे हैं, उनके लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। सारे उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, उन्होंने लिखा, हम नहीं बोल रहे। अब मिलने लगा ना उनको, अब सम्मान मिलने लगा ना। चलिए अच्छी बात है, कम से कम गुटबाजी का। और बाकी कुसुम महदले, अजय बिश्नोई, जयभान सिंह पवैया, मैं वही कह रहा था दादा मैं एक और बात कह रहा था। हमारी तरफ उंगली उठाने के बजाय अपनी तरफ क्यों नहीं उंगली उठाते? मैं बोल रहा था शिवराज भाजपा तो एक है, सिंधिया भाजपा है ही, भाजपा में एक नाराज भाजपा और एक बीमार भाजपा है। और हमारी जो फपून थी ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो इनकी लकड़ी में लग गई। और 2023 में देख लीजिएगा क्या स्थिति होने वाली है भाजपा की। दिव्या जी ने एक पॉइंट उठाया बीच में, उस पर आपने जवाब नहीं दिया, गोलमोल बात कर गए आप। क्या पुत्रमोह है आपकी पार्टी में हावी हो रहा है? क्या नकुल और जयवर्धन को आगे ले जाने के लिए सारे युवा लड़कों को कैबिनेट बनाया गया, और जो वरिष्ठ नेता थे बिसाऊलाल सिंह और लक्ष्मण सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता केपी सिंह, इन सबको मंत्री पद से नहीं दिया गया, उस वजह से एक असंतोष था? और क्या अभी भी इन दोनों को आगे लाने के लिए कांग्रेस को पीछे किया जा रहा है? देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल की बात हुई, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने सबसे युवा मंत्रिमंडल देने का काम किया। आप देखिए, जो 29 मंत्री बने थे उसमें हमने सबसे ज्यादा जोर युवाओं को दिया, और जिन लोगों को जिम्मेदारी नहीं मिली उनको दूसरी जिम्मेदारी देने का भी कार्य किया। बिसाऊलाल सिंह जी नाराज हुए थे, बेंगलोर गए, बेंगलोर से भोपाल आए, फिर वापस नाराज हुए। वो सब एपिसोड बीत गया। आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में काम कर रहे हैं। अब आप आज की बात करते हैं कि क्या इन 2 व्यक्तियों के लिए कांग्रेस पार्टी को पीछे, अरुण यादव का क्या हुआ? क्या होगा? इतनी कम उम्र में केंद्रीय मंत्री, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, टिकट उन्होंने खुद नहीं लड़ना चाहा। किसने कटवाया? किसने क्या कटवाया? उन्होंने खुद नहीं लड़ना चाहा। दुनिया जानना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बिल्कुल, हम भी आमंत्रित हैं, आप भी आमंत्रित हैं, खाना साथ खाएंगे, उसमें कोई विषय नहीं। पारिवारिक क्या हो गया? कौन गया था उनके घर बोलने के लिए पारिवारिक कारण बताओ और बैठ जाओ? तब आपको कांग्रेस नहीं याद आ रही थी? तब आपको सीपी नहीं याद आ रही थी? तब आपको अरुण यादव युवा नेता है वो नहीं याद आ रहे थे? अरुण यादव आज भी कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता हैं, कल भी थे, 2008 में जब मंत्री बने तब भी थे। ये पता नहीं, ये तो आप ज्यादा बेहतर जानो, पर हमारी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, सुभाष यादव के परिवार से आने वाला व्यक्ति हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा, ये हम आशा रखते हैं। और आप कहाँ डोरे डाल रहे हो, क्या क्या डाल रहे हो, इसका हमें नहीं मालूम। पर विषय प्रतीक दादा, जो महत्वपूर्ण विषय जो आज हम चर्चा करने बैठे हैं वो ये है, क्या इन 2 सालों में मध्य प्रदेश ने क्या पाया? मध्य प्रदेश कितना आगे गया, मध्य प्रदेश कितना पीछे गया? सत्ता परिवर्तन तो हो गया इन 2 सालों में। 1.5 साल बताइए कि हमने तो 1.5 साल बिल्कुल चीख के गिनाते हैं, हम तो आज भी गिना देंगे बिल्कुल। अभी तो शिवराज जी ने ब्याज माफ और किया हम 2000 वो ब्याज जो आपके समय में चढ़ गया वो माफ किया शिवराज जी ने किसानों का। शिवराज जी ने सिंगल बटन बीमा धन योजना की भी बात की थी, ऋण माफी की। आज 1 महीने से ऊपर हो गया, वो पैसे आज तक नहीं आए। सिंगल बटन किसको कहते हैं? घोषणावीर मुख्यमंत्री तो घोषणा करने में कहीं पीछे नहीं हटता है। शिवराज जी की बातें और गधे की लातों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। घोषणावीर मुख्यमंत्री है और कोई विषय नहीं है इस बात में। आप बताइए ना, सिंगल बटन का क्या हुआ? संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्षमा चाहूंगी, लेकिन हम जब अच्छे चैनल पर अच्छे डिबेट में बैठे, मैं भी अच्छे ही शब्द का प्रयोग किया है मैंने। नहीं, थोड़ा सा हम पर अभी धन नहीं पहुंचा। मैं अभी प्रतीक जी, मैं किसानों के खातों में उसका जवाब आपको देती हूँ। उसकी एक सीरीज है, जिस सीरीज के साथ वो पहुंच रहा है, सबको एक बटन में पहुंच जाएगा, ऐसा सबको ऐसा लगता है कि बस ये हुआ और ये हुआ। लेकिन उसकी सीरीज होती है, 1 by 1 वो लिस्ट जो तैयार होती जाती है, 1 by 1 वो लिस्ट तैयार हो रही है और वो जा रहा है। तो वो आपको एकदम ऐसा लगे कि यार इस वाले गांव में नहीं हुआ और इस वाले गांव में नहीं हुआ, तो हो रहा है, हो जाएगा। 6 महीने बाद इस पे चर्चा करें, 3 महीने सबको हो जाएगा। 3 महीने बाद चर्चा करें। कोई बात नहीं, हम एग्रीड, समय देना चाहिए, समय देना चाहिए, बिल्कुल। आप के साथ मेरी चर्चा थी, मुझे ध्यान नहीं किसके साथ चर्चा थी, उस दिन एक किसी और चैनल पे हम बैठे थे, शर्त लगा के कहा गया था कि साहब 10 तारीख का वेट मत करिएगा, 7 तारीख को जिस दिन लास्ट पोल है यूपी का, उसी शाम को
पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े तो हमारी शर्त लगती है कि मेरे ये जो साथ तो नहीं सरकार थी है, विषय पर, मैं महत्वपूर्ण विषय पे आना पर चाहता ये हूँ। जो सुन लेते हैं डॉक्टर सुरीन, सुन लेते आपने किसानों की बात हो गई, आपने विषय उठाया, बिजली की क्या स्थिति है, 15 माह में क्या बिल आते थे और आज क्या बिल आते हैं, जनता देख रही है, जनता जाने, जनता बिल भर रही है, उन चीजों को समझे कि 100 यूनिट में 150 यूनिट में क्या बिल आता था और आज आदमी का क्या बिल आता सूरी जी, है। मैं समझता हूँ कि मुझे इस पर एक अलग से डिबेट करना पड़ेगी कि 2 Exactly. साल में कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्या शासन किया, क्या राज्य ने पाया, क्या जनता ने पाया। मेरा बहस का मुद्दा अभी ये है कि ये जो तख्ता पलट हुआ ये क्यों हुआ, मैं इसके कारणों को तफ्तीश करना चाहता हूँ। अभी मैं उस कल्पित को, उस दोषी को चेहरा सामने लाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जिसकी वजह से कांग्रेस सरकार गिरी। सिंधिया जी कहीं कोई विषय ही नहीं है उसमें, उनकी अति महत्वाकांक्षा। देखिए, एक नेता है जो अति सम्मानित थे। अति सम्मानित इसलिए है क्योंकि वो युवा नेता थे, उन्होंने 15-16 साल तक कांग्रेस की बहुत अच्छी सेवा करी, उन्होंने शीर्ष नेताओं को प्रोटेक्ट करके बचाया। मैडम वो मेरे आइडियल थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे। मैं बोलता हूँ ये बात, वो मेरे आइडियल थे। बात सुनिए, जिस दिन राहुल गांधी ने सदन में जो एक बहुत ही विचित्र एक्शन करा था कि जब वो अपनी कुर्सी से उठ के नरेंद्र मोदी जी को गले लगाने चले गए थे, तब उन्होंने यूं थम उस दिन जब आंख मार दी थी तो ज्योतिरादित्य जी का चेहरा देखने लायक था और उसके बाद में उनका वक्तव्य था कि मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये संसद की प्रणाली नहीं थी। लेकिन उस सब के बावजूद उन्होंने अपने साथी को प्रोटेक्ट करा, उसके साथ ढाल बन के खड़े रहे, रॉक बन के पीछे से खड़े रहे, तब भी उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन मैं फिर आपसे वही प्रश्न करूंगी कि वही राहुल गांधी, वही प्रियंका वाड्रा जो उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब लोकसभा चुनाव थे तो ज्योतिरादित्य को पीछे वाले ट्रक में क्यों खड़ा लेके जा रही थी, जबकि उनका अपना बेटा रेहान उस ट्रक में आगे उनके साथ था। तब ज्योतिरादित्य को पीछे खड़ा करने की क्या दूसरे ट्रक रेहान में तो भी समय लगेगा, लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए सरकार गिरा के भाजपा में आ गया क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे, और वादा होने के बावजूद भी उनको दोनों नहीं बनाया गया? देखिए, मैंने शुरुआत प्रतीक जी वहीं से की थी कि 17-18 साल में कांग्रेस पार्टी ने सिंधिया जी को क्या दिया। सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, निश्चित तौर पे बड़े लीडर थे, आज नहीं कल मुख्यमंत्री बनना था उनको, इसमें भी कहीं दो मत नहीं है। पर ये अति महत्वाकांक्षा या क्या मैटर थे, किन किन चीजों की सौदेबाजियां हुई, ये तो मैं भी नहीं जानता और शायद आप भी नहीं जानते ना। मैं उस पर कुछ सौदेबाजी दिख रही, जिस तरह सिंधिया जी को मंत्री बनाया, उनके लोगों को मंत्री बनाया। अब वो 30 करोड़ में हुई, 70 करोड़ में, फिगर की बात कर रहे हैं, सौदा तो हुआ, मैं फिगर पे, मेरा कहना वो मैं नहीं जानता कि क्या विषय। सिंधिया बहुत पैसे वाले व्यक्ति है, बड़े पुराने महाराज हैं, उनके पास कोई पैसे 30 करोड़ के तो उनके फानूस लगे हुए। हाँ, कोई कमी नहीं है। ये आप और हम जितने मर्जी कैफे लगाते रहे, आई थिंक his worth is much more than probably what you are calculating। इसलिए वो पैसे की लोलुपता और लालसा। उनके साथ वाले तो इतने अमीर नहीं है ना, जिन्होंने जो विधायक है 22। प्रतीक जी, बात वहाँ नहीं है, बात वहाँ की है कि आप तो कोई सब्जी बेचता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई रेती के ट्रक खाली कराता था। 30 करोड़ में बेचने की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस का आरोप। हाँ, तो कांग्रेस किस आधार पर ये सब आरोप लगा रही है? उस व्यक्ति की वर्थ क्या 30 करोड़ लगाएंगे? मैंने तो आपको कहा कि मुझे फिगर नहीं मालूम, पर कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई है। अगर आप सूरी जी वाकई अगर आपने ये फिगर कोट करी है ज्योतिरादित्य जी के लिए, तो इसका मतलब तो बहुत ही अच्छा है कि वो कांग्रेस में नहीं, क्योंकि आपने उनकी क्या फिगर, हाँ जो भी हो, 300 हो, 300 हो, 700 हो, 500 हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है कि आप कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हुई, कहीं ना कहीं विधायकों को लेके जब वहां जाया गया, विधायकों को छुपाया गया, डील फाइनल हुई, क्या डील हुई, क्या रिजल्ट हुए, चीजें सामने आएंगी। कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है, कमलनाथ जी तो इस तरह के गेम पहले भी कई बार खेल चुके हैं। कमलनाथ जी ने गुजरात में सरकार गिराई थी, केशुभाई पटेल की, शंकर वाघेला को मुख्यमंत्री बनाया था, खजुराहो के होटल में दिग्विजय सिंह जी ने रुकवाया था, बिल्कुल विमान कमलनाथ जी ने उपलब्ध कराए थे। कमलनाथ जी के पास कोई तिजोरियों की कमी नहीं थी। कमलनाथ जी ने अपनी सरकार क्यों नहीं बनाई? क्या कमलनाथ जी को गलत भ्रमित किया गया आप ही के पार्टी के एक बड़ी नेता ने कि कोई नहीं जाने वाला है? देखिए, कमलनाथ जी सिद्धांतिक आदमी है, सिद्धांतों के विपरीत जाके केशुभाई पटेल की सरकार की उसमें कहीं कमलनाथ जी का क्या हाथ था, क्या नहीं था। तब आज हम हमारा घर नहीं समेट पाए, ये बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी कह रही है। कल अगर केशुभाई पटेल नहीं संभाल पाए तो शंकर सिंह वाघेला तो उन्हीं के घर से थे जो कांग्रेस में निकल के आए। तो इन बातों में नहीं जाया जाए कि इतिहास में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर इस बात का मैं बिल्कुल गवाह हूं, साक्षी हूं, ये बात बोल सकता हूं कि हमने पैसे के दम पे एक भी विधायक को रोकने का काम नहीं किया। जो विधायक जा रहे थे
कि आपको ये बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, आपको ये किसी दिया ने जाएगा, रोका ये था आपको? सैद्धांतिक काम किसी ने कमलनाथ जी रोका ने था नहीं आपको? किया। नहीं किया ना, आपको हम आज आपकी भी इसलिए सरकार सीना बचाने तान थी के तो रोक कहते लेते। हैं। नहीं, हम बिल्कुल आपको नहीं तो आपकी सरकार बचानी अगर थी ना। आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर पैसों की बात भाई, आती आप तो राजनीति कमलनाथ करने जी आए तो कहीं सर, कम नहीं पढ़ भजन सकते थे, कीर्तन करने पर तो आए वहाँ नहीं बात है। सिद्धांतों की थी, वहाँ बात सर, कांग्रेस विचारधारा अगर की थी। सिद्धांतों की बात करें तो इससे ज्यादा हास्यास्पद मेरे लिए कोई स्थिति नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि मैं तो यहाँ विचारधारा और कितने- सिद्धांतों के कितने- कारण बैठा हूँ। आप किस लिए कितने- बैठी है वो आप मेरी बेहतर समझ। विचारधारा मैं बहुत आज strong है। कांग्रेस को रिप्रेजेंट मेरी कर रहा हूँ, मैं विचारधारा कांग्रेस बहुत में हूँ, strong है। तो मैं विचारधारा के कारण हूँ। नेहरू- और अगर नेहरू से विचारधारा लेकर- और सिद्धांत आपकी है किसी के तो आज भी मैं कांग्रेस के नेहरू से हैं। लेकर- आपके सिद्धांत मैं तो और मेरा 1925 से सिर्फ पैसा, संघ के आपका बनने से परम आज धर्म तक पैसा। देखते डॉक्टर हुए सूरी, हैं कि आप लोगों की विचारधारा क्या है। नेहरू से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक की कांग्रेस सरकारों ने कितनी विपक्षी सरकारों को गिराया, इसका कुछ आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा तो नहीं है साहब। गिराया तो है कई सारी, एनटी निश्चित रामाराव, तौर पे। एनटी रामाराव, भजनलाल, बहुत सारी सरकार है, बहुत सारी सरकार है। इसलिए सिद्धांत इसलिए और आदर्शों की सिद्धांत बात देखा। मत करिए। मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूँ, इस 2020 की बात कर रहा हूँ, मार्च के महीने की बात कर रहा हूँ। आज की सर, डेट में कमलनाथ अगर जी को हमने 84 राइट्स के टाइम में क्या करते हुए नहीं देखा, इसलिए सिद्धांत की क्या बात देखा मत आपने? करिए। आप 8 साल से आपको शासन पता पे है। फांसी लगाइए ना, आप सजा बताइए। दिलाइए ना। अगर आपने देखा आप बताइए, और आपने खुद ने अभी भी देखा तो सब जुड़े गवाही से- दीजिए। इस अभी तरह भी के सब- अनर्गल आरोप अभी क्यों भी लगा सब रहे जुड़े हैं? इस मामला आपकी है। सरकार है, आप बिल्कुल कीजिए ना, फांसी सर, चढ़ाइए। देखो, अगर चल किसी रहा ने है, गलत किया, चल रहा है, कौन सा प्रकरण है मुकदमे चल कमलनाथ रहे जी? हैं। एक मुकदमा नहीं है, गलत बयानबाजी नहीं कीजिए टीवी पे बैठ के। सर, मैं बिल्कुल आपको एक पूरा मुकदमा डेटा नहीं है दे दूंगी, कमलनाथ जी आपको के पूरा नाम, डेटा दे एक दूंगी। मुकदमा नहीं है, गलत बयानबाजी है। गलत बयानबाजी आप बताइए नहीं है। कौन सा मुकदमा है सब जुड़े कमलनाथ जी से- के नाम? कौन सा मुकदमा है, कौन सी शीशगंज एफआईआर? गुरुद्वारे में का जो मामला है, नहीं, एक मुकदमा नहीं है कमलनाथ जी के नाम। नहीं, बिल्कुल कमलनाथ जी का आप एफिडेविट और देख रिकॉर्ड लीजिए, आप देखिए। प्रूफ कीजिए। आप और रिकॉर्ड आप अभी देखिए। विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव लड़े उसमें एक मुकदमा नहीं है। उन्होंने और अगर नहीं कमलनाथ जी ने declare गलत किया है, उन्होंने नहीं उन्होंने declare एफिडेविट करा। गलत दिया हाँ, है, लगाइए कोर्ट का ये पॉइंट तो है कि आप 8 साल से मोदी जी की सरकार है, वो कमलनाथ जी पर कार्रवाई क्यों चल नहीं रहे करती? हैं। इस उसका तरह के मुकदमा आपने चल रहा है। देखा है, आप गवाही दीजिए और कौन सा मुकदमा है बताइए। यहाँ पे मुकदमा अनागर चल रहा बातें है। मत कीजिए। सब जुड़े बिल्कुल से मामला। नहीं, सब जुड़े कोई से मामला मामला। मुकदमा कोई पेंडिंग नहीं है अरे सर, कमलनाथ जी पे। 84 राइट्स मैं के- बोल रहा हूँ कमलनाथ जी 84 ने राइट्स के छिंदवाड़ा मुख्य के गवाह उपचुनाव को। में एफिडेविट दिया, मेरे ऊपर एक प्रकरण नहीं है। उनके- और अगर उनके- कमलनाथ जी ने गलत सर, एफिडेविट एफिडेविट दिया, देने से क्या फर्क अरे पड़ता तो है? आप कोर्ट में जाइए ना, चैलेंज कीजिए। बिल्कुल करेंगे। अरे आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ रहा, एफिडेविट से फर्क नहीं पड़ रहा। आप कुछ भी बैठ के यहाँ पे अरे बोलिए तो कि मामले उन पे सब जुड़े मुकदमा से है ना। अरे कहाँ मामला है? कोई मुकदमा आप नहीं है चलिए कमलनाथ जी 84 राइट्स के पे, सारे कोई पन्ने मुकदमा निकाल नहीं है। के मैं आपके देखिए, टीवी पे कह रहा हूँ मैं भी आपके बिल्कुल। पन्ने- आज आपके ही आप टीवी के फेसबुक माध्यम पे से डाल बोल रही हूँ। दीजिएगा पोस्ट, अगर है ऐसा तो मैं गलत हूं तो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस गर्मा गर्म और उत्तेजक बहस करने के लिए। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस की सरकार वहां क्यों गिरी। बताने के लिए जरूर कांग्रेस वाले कहते हैं कि सिंधिया जी के विश्वासघात के कारण गिरी, लेकिन केवल यही एक अकेला कारण नहीं है। उस विश्वासघात के पीछे क्या मजबूरियां थी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो बेवफाई की मजबूरियां तलाशने की कोशिश इस शो के माध्यम से हमने की थी। हालांकि बहस बहुत सारे मुद्दों पर इधर उधर जाती रही, लेकिन ये तय है कि 2 साल की टीस कांग्रेस को अभी बाकी है। सूरी जी के बयान कम से कम उसको बयान करते हैं। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। धन्यवाद।